किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मोहताज नहीं हम किस्मत के, मेहनत इतनी करेंगे कि किस्मत हार जाएगी। जी हां, और आप और हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। मेहनत का ही नतीजा है कि सच के साथ का ये शानदार सफर पिछले कई महीनों से चल रहा है और मंगलवार और गुरुवार को एक्सक्लूसिवली मेरी और आपकी मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में हम बात करते हैं सिर्फ आपकी, क्योंकि आप जानते हैं हमको फिक्र है आपकी। तो आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है मखाना फूड। जी हां, वो सुपर फूड जो बिहार के तालाब से निकलकर अब ग्लोबल आइडेंटिटी को क्रिएट कर रहा है। और अब ये सिर्फ नाश्ता नहीं है, ये भारत की ताकत है। और भाई, जिस मखाने को लेकर खुद प्रधानमंत्री कहते हो कि 365 दिन में से मैं 300 दिन मखाना खाता हूं, तो फिर उस मखाने की वेटेज तो ऐसे ही बढ़ जाती है। वैसे इस बयान के आने के बाद ये रिपोर्ट आ रही है कि बिहार में मखाना की जो उत्पादन का जो रेशो है वो बढ़ गया है। तो फिर मखाना बोर्ड बनेगा तो फिर मखाना किसानों के लिए क्या करेगा? विपणन से लेके उन्नत बीज और उन्नत बीज से बड़ी मार्केटिंग ब्रांड के साथ कैसे मिलेगी? हालांकि मखाना को लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाने के लिए सरकार कई सारी कोशिशें कर रही है और इसी कोशिश का बड़ा नाम है मखाना बोर्ड। इस पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और अभी आपने देखा भी, हालिया हमने कृषि चौपाल दरभंगा बिहार में किया, जहां हमने स्पेशली मखानों को विस्तृत समझने की कोशिश की। कई एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद थे। तो आज मखाना को एक नए रंग रूप में समझेंगे, क्योंकि लगातार बात मखाना की हो रही है और आप जानते हैं बिहार और पूर्वी भारत मखाना का गढ़ है। लेकिन ये बात अब भारत की नहीं है, ये वैश्विक मानचित्र तक पहुंच चुकी है। तो मखाना बोर्ड से आपको क्या फायदा होगा? आज का ये शो आपको क्यों देखना चाहिए? उन्नत बीजों के साथ कैसे ब्रांडिंग होगी और बड़ा मार्केट कैसे आपको मिलेगा? सारी बातें एक एक करके आज मैं आपको बताऊंगा। और आप जानते ही हैं मेरे शो की रवायत है, एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। उस रिपोर्ट के बाद उत्कृष्ट पैनलिस्ट मेरे इस शो में जुड़ते हैं, जो आपको माइन्यूटली एक एक बात बताते हैं, समझाते हैं और ये भी कहते हैं कि आपके लिए सच के साथ देखना बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट, फौरन लौट रहा हूं। भारत में मखाना उत्पादन का एक लंबा इतिहास रहा है, खासकर बिहार और पूर्वी भारत के इलाकों में। अब मखाना बोर्ड की स्थापना किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं तीनों के लिए वरदान साबित हो सकती है। मखाना बोर्ड से सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। इससे मखाने की खेती को संस्थागत समर्थन मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्नत बीज, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और बेहतर विपणन के साधन भी किसानों को मिल सकेंगे। मखाना बोर्ड सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक पहल है किसानों की समृद्धि और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने की। मखाना बोर्ड के बन जाने से मंडीकरण में पारदर्शिता आने की उम्मीद है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि इससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मखाने की मांग बढ़ेगी और देश को विदेशी मुद्रा की आमद भी होगी। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसी सुविधाओं का विस्तार भी होगा। मखाना जो सिर्फ बिहार के तालाबों तक सीमित था, आज सुपर फूड बन चुका है। सरकार की कोशिश है मखाना बोर्ड के जरिए किसानों को बेहतर दाम, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट और ग्लोबल पहचान मिल सके। मखाना अब सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, ये भारत की ताकत बन रहा है। खुद देश के प्रधानमंत्री साल के 365 दिन में से 300 दिन मखाना खाते हैं। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो वो बताते हैं कि बिहार में मखाना की खेती लगभग 30,000 से 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है।
जिसमें से मिथिलांचल क्षेत्र में 70% उत्पादन होता है। देश में मखाना के कुल उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 80% से ज्यादा है और विश्व स्तर पर यह आंकड़ा 90% तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मखानों को लेकर दिए गए बयान के बाद मखाना उद्योग में कई सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में मखाना के उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मखाना के निर्यात में भी 15% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन में काफी योगदान बढ़ा है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि मखाना उद्योग में सरकार की सक्रिय भागीदारी से किस तरह के सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। साथ ही ये भी जानने का प्रयास होगा कि मखाना बोर्ड बन जाने के बाद कैसे किसान पर सकारात्मक असर डालेगी। तो इस रिपोर्ट के जरिए कुछ बातें तो आपको समझाने की हमने कोशिश की, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो आपके लिए समझना अभी बाकी है, और वो कौन समझाएगा। मेरे साथ जुड़े हुए बेहद खास मेहमान जो आपको आज एक एक बात बारीकी से समझाएंगे। तो मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सतीश कुमार यादव, प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICAR से। डॉक्टर सतीश, स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और एक्स हेड हैं मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के। सर, स्वागत आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजीव रंजन, स्काइप के जरिए बिहार से जुड़ रहे हैं और ये बताएंगे कि मखाना की खेती कैसे करते हैं और क्या फायदा हो रहा है। राजीव जी, स्वागत आपका। दिल्ली से स्वागत कर रहा हूं मैं आपका। नमस्कार सर। ठीक है सर, आऊंगा आपके पास। और मेरे साथ हर बात का न्यूट्रली एनालिसिस करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट खालिद वसीम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे पूर्व साथी भी हैं। खालिद भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। तो शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर राजवीर आप ही से करना चाहूंगा। सर, मखाना बोर्ड सुनते ही ढेर सारे सवाल हमारे मन में हैं। सर, ये मखाना बोर्ड ऐसा क्या कर देगा जिससे मखाना की किस्मत बदल जाएगी? बिल्कुल आपने सही कहा। मखाना बोर्ड एक गवर्नमेंट लेड बॉडी होगी जो सबको नियंत्रित करेगा। किसानों का किस में फ़ायदा है, किसानों को तकनीक कैसे मिलेगी, किसानों को सब्सिडी मिलेगी, कहाँ तक मिलेगी, किसानों को क्या समस्याएं हैं, उनका ओवरऑल जो समस्या आज किसान मखाना के जो है फेस कर रहे हैं, जैसे उनको समय पे तकनीक नहीं मिलती, समय पे सब्सिडी नहीं मिलती, जो मार्केट प्राइस है किसान को नहीं मिलता। एक स्टडी कहती है कि किसान जो मखाना पैदा करता है उसको 192 रुपीज मखाना का मिलता है 1 किलो का जी, और बाजार में जाते जाते वो 800, 1000, 1200 हो जाता है। ये कितना बड़ा मार्जिन है। अगर मखाना बोर्ड स्थापित होने के बाद ये मार्जिन कम होगा, किसान को उसका हिस्सा सबसे ज्यादा मिलेगा। और मार्केट में जो मार्जिन होता है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, लोकल सप्लायर होते हैं, उनका मार्जिन कम होगा, क्योंकि किसान की ही मेहनत मखाना से जुड़ी हुई है। और किसान की खेती जो है, मखाना का बीज निकालना है, उसके हार्वेस्टिंग करने के लिए किसान घंटों घंटों पानी में डुबकी लगाकर बैठता है। और जब मखाना के बीज से लावा फोड़ा जाता है तो गर्म हाथों में वो गर्म मखाना के बीज को लेकर के, लेकिन डॉक्टर राजवीर, किसान को मेहनत करनी आती है, मखाना पैदा करना आता है और मखाना के उत्पादन को बढ़ाना आता है, लेकिन जो एक बड़ा बाजार है, जो ब्रांडिंग का दौर है, वो ब्रांडिंग करने में किसान कहीं लैक ऑफ कर जाता है, थोड़ा पिछड़ जाता है। क्या मखाना बोर्ड के बाद वो ब्रांडिंग किसान को मिल पाएगी? लोकल टू ग्लोबल की बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। जब मखाना बोर्ड स्थापित हो जाएगा और उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो कमेटी बनेंगी मखाना बोर्ड में, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एक्सपोर्ट कमेटी है, डेवलपमेंट कमेटी है, और किसान मखाना वेलफेयर कमेटी बनेंगी। वो सब लुक आफ्टर करेंगी, किसान की समस्याओं को सॉल्व करेंगी। और किसान जो है, जैसे अभी मशीन जो नहीं है अवेलेबल है, मैकेनाइजेशन बहुत जरूरी है मखाना में, और किसानों को जो बाजार में इधर उधर घूमते हैं मखाना को लेकर के, जो दाम उनको मिलना चाहिए वो दाम मिलने लगेगा बोर्ड बनने से। और उनकी मॉनिटरिंग होगी, उनका रेगुलेटरी अथॉरिटी में के रूप में मखाना बोर्ड स्थापित होने जा रहा है। ठीक है, बिहार लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। राजीव रंजन हमारे
किसान साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो मखाना का उत्पादन कर रहे हैं। तो राजीव भाई, असल में जब से मखाना की बात इतने बड़े स्तर पे होने लगी है और जिस बात को खुद प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं तो वो बात सामान्य रहती नहीं है, आप जानते ही हैं कितना असर मखाना के उत्पादन पे नजर आने लगा है जब से प्रधानमंत्री खुद इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। सर, हम आपको 2023 में ले चलते हैं जी। जब G20 हुई थी तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मखाना को G20 के स्टेज पे रखा गया और तब से देखा जा रहा है जो उससे जस्ट एक साल पहले इसको GI टैग मिला, जिसका मिथिला मखान के नाम से GI टैग इसको मिला और उसके जस्ट सब्सिक्वेंट में इसको G20 में रखा गया। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसको एक बहुत बड़ा बाजार मिला मखाना को। और फिर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इनको प्रमोट किया, तो इससे देखा जा रहा है सर जो 35 से 40% जो है मखाना की खेती में बढ़ोतरी हुई है जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा चीज है जो अभी संसद में जब मखाना बोर्ड का घोषणा हुआ तो हम लोग जैसे जो किसान हैं और जो और भी किसान हैं उनको एक उम्मीद की किरण जगी, जो अब जो ये बिहार की जो सुपर फूड है और जो हम बोल सकते हैं भारत की एकमात्र सुपर फूड है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार बड़ी अच्छी तरीका से मिल रही है और यहाँ के किसान को उचित मूल्य मिलना शुरू हो गया है। जो 2023 से पहले सर अभी बता रहे थे 800 रुपया था, आज आप बाजार में देखिए तो किसान को 900 रुपया मिल रहा है और बाजार में आपको 1800 से 2200 रुपया मिल रहा है। तो ये सर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। लेकिन राजीव, तो असल में मखाना को पैदा करने के साथ साथ किसान चाहता है कि कुछ और इसके साथ कर ले, मत्स्य पालन भी कर ले या जल से संबंधित किसी और चीज पे भी वो अपनी एबिलिटी को इनहेंस कर ले। क्या ये पॉसिबल है मखाना के साथ रहते रहते कुछ और भी किया जा सके? क्या इस तरह का एक्सपेरिमेंट बिहार में, दरभंगा में खासकर हो रहा है? जी, आप बहुत सही क्वेश्चन पूछे हैं सर। और इसका ये है जो मखाना एक अपने आप में ऐसा क्रॉप है जिसके साथ आप मल्टी क्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे मछली पालन कर सकते हैं, जैसे आपको सिंघारा सिंघारा उगा सकते हैं, उसके साथ आप मछली और इंटीग्रेटेड पोल्ट्री कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके मेड पे कर सकते हैं। तो मखाना के साथ आप बहुत सारा अलग अलग जो है फसल को उपजा सकते हैं और अपनी आय को तिगुना चौगुना तक बढ़ा सकते हैं। दुगुना तो प्रधानमंत्री जी का बोलना है, लेकिन हम किसान इसको कर भी रहे हैं। अगर आपको कभी समय मिले तो आप आकर देख सकते हैं मखाना अनुसंधान केंद्र में इसकी एक प्रोटोटाइपिंग बनी हुई है और अलग अलग ब्लॉक में, जैसे हमारी मनीगाछी ब्लॉक है तो मनीगाछी ब्लॉक में हम अभी इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग के रूप में बिल्कुल सर लास्ट मंथ ही मैं बिहार दरभंगा आया था और मैंने देखा था कि वहां पे किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। अनुसंधान केंद्र भी हमारी टीम गई थी। तो फिर मौका लगेगा तो फिर मैं आऊंगा, आपका निमंत्रण स्वीकार कर रहा हूं। फिलहाल मेरे साथ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर राजवीर शर्मा भी हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा से पहले डॉक्टर सतीश आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर सतीश, किस तरीके से आप देखते हैं जब बिहार और पूर्वी भारत का यह मखाना ग्लोबलाइज हो रहा है, वैश्विक मानचित्र पे अपनी एक एग्जिस्टेंस को स्टैब्लिश कर रहा है, यही थी वो बातें जिस अच्छे दिन की बात लगातार कहते थे मखाना को लेके हम? जी देखिए, मखाना और बिहार एक प्रकार से एक दूसरे के सिमिली हैं, पर्यायवाची शब्द हो गए हैं वर्तमान परिस्थितियों में जी। और ये आज से ही नहीं, ये तो सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों से जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें भी मखाना का खेती सर्वप्रथम बिहार में प्रारंभ हुई। और आज का भी डाटा अगर हम लेते हैं तो 70 से 80% देश का मखाना बिहार से आता है। बाकी और राज्य हैं जैसे आसाम है, धुबरी इलाका, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, तो वहाँ भी, लेकिन 70-80% मखाना बिहार से आता है। उसका अर्थ ये है कि वहाँ की जो भौगोलिक वातावरण है, जो परिस्थितियाँ हैं, वो मखाना के फसल के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। अब बात ये है कि मखाना बोर्ड, जैसे मेरे साथी ने बताया कि इससे पहले भी बहुत सारे बोर्ड स्थापित हुए हैं देश में, और बोर्ड स्थापित होने की वजह से कॉफ़ी बोर्ड एक उदाहरण ले सकते हैं। बोर्ड स्थापित होने के बाद ढेर सारे उसमें प्लान्स एंड एग्जीक्यूशंस का काम रहता है। तो मखाना का खेती और मखाना का व्यवसाय
जो एक प्रकार से बेतरतीब जिसे कह सकते हैं कि मिसमैनेज्ड चल रहा था। बहुत सारे एफपीओस हैं, बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, बहुत सारे व्यवसायी हैं जो इसको मैनेज करने के लिए भरपूर प्रयास अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं और वैज्ञानिक अपने स्तर पर इसमें रिसर्च कर रहे हैं। जैसे भोला पासवान शास्त्री कृषि विश्वविद्यालय है पूर्णिया में, तो वो एक प्रकार से मखाना का गढ़ है। मखाना की रिसर्च के लिए भी दरभंगा के साथ साथ जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर का ही एक कॉलेज है, तो सब लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। परंतु मखाना बोर्ड बनने के बाद ये सारे के सारे घटक एक सूत्र में पिरो दिए जाएंगे। तो जब सारे घटक एक सूत्र में पिरोए जाते हैं तो उससे जो विकास है उसकी गति कई गुना बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे 3 गुना 4 गुना का जिक्र नहीं करूँगा, बस ये है कि कई गुना बढ़ जाती है। पास्ट में भी जैसे बहुत पहले मखाना 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से उपज होती थी, परंतु पिछले कुछ सालों में जो वर्तमान डाटा है वो कहता है कि 35 से 40 क्विंटल तक तो पहुंच गए हैं। परंतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार का तो यहाँ तक कहना है कि अगर हम कोसी के पानी का प्रबंधन ठीक से कर लें तो ये 125 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज आ जाएगी। ये प्रबंधन अभी नहीं हो पा रहा है, ये चल रहा है काम इस पे, परंतु बहुत ज्यादा व्यवस्थित रूप से या इसमें हमें बहुत अपार सफलता मिली हो ऐसा नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं या किसान भाई या जो भी दर्शक देख रहे हैं कि भी कोसी का ही जिक्र क्यों किया, क्योंकि आज तक कोसी को सौरव बिहार के नाम से, एक प्रकार का विनाश लीला के नाम से कोसी को जाना जाता रहा है। जब रेनी सीजन में कोसी में बाढ़ आती है, पानी भर के आता है तो आसपास के इलाके उसमें डूब जाते हैं। इस पानी का अगर प्रबंधन करते हैं तो जो लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी रुकता है, बीच में ढेर सारे चेक डैम्स हम बना देते हैं। ठीक है। उन चेक डैम्स की सहायता से पानी फिर स्लो मोशन में जल भराव वाले क्षेत्रों में पहुंचेगा। तो जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं वहीं पे तो हमारी मखाना की खेती होनी है। और बिहार जो हर रेनी सीजन में पानी से भर जाता है, नदियों के किनारे के इलाके डूब जाते हैं, हम अक्सर समाचार सुनते हैं। ठीक है। तो वो सब एक नुकसान है, एक प्रकार की त्रासदी है, परंतु उसी के साथ साथ मखाना की खेती उन्हीं जगह पे होनी है। और मखाना जो एक प्रकार की सोने की खान है, जो अब धीरे धीरे उसका क्वालिटी एनालिसिस भी हो गया है, उसमें प्रोटीन की मात्रा 78% तक आई है। ठीक है, तो फिलहाल हम सही ट्रैक में, ये तो हम कह सकते हैं, मखाना को लेकर सही दिशा पे हम चलते हुए नजर आ रहे हैं। खालिद भाई भी मेरे साथ हैं। खालिद भाई, जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि भाई 365 दिन में से 300 दिन मैं मखाना खाता हूं, ये बड़ी स्टेटमेंट है। किसी देश का मुखिया अगर ये बोलता है, कितना इंपैक्ट इस तरह की स्टेटमेंट में, और प्रधानमंत्री के इस लगाव को कैसे समझे जो किसानों के साथ उनका बार बार हम देखते हैं। किसान के लिए दिल धड़कता है, ये साफ हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। मैं कई बार घनश्याम जी ये सोचता रहता हूँ जी कि मखाना को समझने में इतना वक्त क्यों लगा। मखाना बिहार के परंपरा से, संस्कृति से जुड़ी रही। मखाना प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था बिहार में। अब पिछले 10 साल में मखाना जिस तरह से बढ़ा है, सर हमारे साथ बैठे हैं, इन्हीं के जब ये वहाँ पे थे उसी वक्त एक वैरायटी वहाँ पे डेवलप की गई थी, स्वर्ण वैदही। वो डेवलप होने के बाद जिस तरह से उत्पादकता थी, प्रोडक्शन लेवल उसका बढ़ गया कि पहले जहाँ 15 क्विंटल होता था, अब 25 से 30 और 40 तक पहुँचा जा सकता है, पहुँच रहे हैं लोग। तो वही मेरे को समझ में कई बार नहीं आता कि आखिर इच्छा शक्ति की कमी रही कि कोई समझाने वाला नहीं था। अब प्रधानमंत्री ने इन चीज़ों को देखा और शुरू से, ये पहला स्टेटमेंट नहीं है, इससे पहले भी मखाने के बारे में उन्होंने कहा, बोर्ड के बारे में कहा, और बोर्ड के लिए बजट भी हो गया, बोर्ड बनने की कवायद भी शुरू हो गई। अब रही बात कि किसानों के अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं। आज भी मैंने वहाँ पे बात की है लोगों से, कई चीज़ जो मैं वहाँ पे देखा हूँ कि मखाना जो किसान करते हैं वो बहुत मेहनत का काम और पेशेंस का काम है। ठीक है, क्योंकि पानी में उतर के, और वो भी अक्टूबर, नवंबर, सितंबर का जब ठंड का महीना होता है, उस वक्त वो पानी में होते हैं। और जब मखाना को निकालते हैं, जब सीडिंग मतलब बीज तैयार होने के बाद जब पक जाता है तो वो नीचे गिर जाता है, और पानी के अंदर उसको निकालना, ये सारा काम मैनुअली होता है। अभी भी उसके लिए कोई मशीन तैयार नहीं है, पर आ रही है, मशीन भी आ रही है, लेकिन अब मशीन नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लाने के बाद दूसरे जिस चीज का आपने जिक्र किया कि किसान पैदा तो कर लेता है, बढ़ा भी लेता है, प्रोडक्शन बढ़ भी जाता है, लेकिन उसको हम बेच नहीं पाते। सही बात है, मार्केट नहीं मिलता है। और किसानों का भला तब होगा जब वो बेचना जान जाएगा।
तो यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि ये बोर्ड में ऐसी चीज़ों को रखा जाए कि वो बेचना जाने। बेचने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं पड़े, उनकी ज़रूरत नहीं पड़े, किसान खुद बेचना जाने। जब किसान खुद अपने पैदावार को बेचना जान जाएंगे, उस दिन किसान की आय दुगुनी चौगुनी ज़रूर हो जाएगी। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर ये चीज़ें आई हैं। पहले जो है उसी दरभंगा, खासतौर से मिथिला रीजन का मखाना जो है ये 8-10 डिस्ट्रिक्ट में है, जो 80% है भारत का मखाना होता है। और वहीं दरभंगा के ही साइंटिस्ट जो है वो आसाम के लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोगों को, यहाँ अब उत्तर प्रदेश में भी पहुँचे हैं। तो मखाना जो है जो वहाँ के जो किसान हैं वो यही चाह रहे हैं कि हमें एक मार्केट मिले, जहाँ मार्केट को वो बेच सके, जान सके, वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, तभी चीज़ों को जाकर उनके चीज़ों जो है ना वो बदलाव आ सके। तो बीज से लेके प्रोसेसिंग यूनिट्स और फिर मार्केट तक का ये सफर मखाना बोर्ड तय करेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो ये वो मखाना है जो पोषण की बात भी करता है, औषधि गुण की बात भी करता है, स्वाद की बात भी करता है, सेहत की बात भी करता है, और आज सच के साथ में भी बात करता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौट रहा हूं, रहिएगा मेरे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं, और सच के साथ में आज हम बात कर रहे हैं मखाना की, और मखाना को समझने की कोशिश है। डॉक्टर राजवीर मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर राजवीर, इस मखाना को लेके आपका बहुत बड़ा अनुभव है और आप तो बहुत अच्छे से इसको समझते भी हैं, लेकिन एक सवाल जो पहले चरण में उठा कि भाई देखिए किसान की बहुत मेहनत है, उस मेहनत के बदले में रिवर्ट वैसा नहीं है। इस मेहनत को कम करने के लिए कुछ मशीनीकरण की उम्मीद हम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, मखाना में सब चीज़ आसान है, लेकिन 2 समस्याएं बहुत बड़ी हैं किसानों के सामने। जब बीज पानी में, अगर तालाब के अंदर मखाना उगाते हैं किसान भाई, तो 8 से 9 फुट पानी होता है, और मखाना उसमें जब जो बीज पक जाता है तो पकने के बाद वो फट जाता है और गिर जाता है, और वो तालाब की तली में बॉटम में जाकर के बैठ जाता है। उस 9 फुट गहराई के अंदर किसान भाई बैठ करके 6-7 घंटे पानी में मखाना का बीज निकालता है, और उसके बाद उसको लावा बनाता है, तो उसकी देह में कितना कष्ट होता है। तो उस कष्ट को कम करने के लिए हमको मैकेनाइजेशन, यांत्रिकरण करना पड़ेगा। ऐसी मशीन बनानी पड़ेगी जो मखाना के बीज को खेत से निकाल ले, और खेत में अगर बीज मखाना लगाया है तो वहाँ किसान को 1.5 फुट पानी के लिए मखाना की खेती संभव है। वहाँ 1.5 फुट पानी और तालाब में 9 फुट पानी। तो हम तालाब से कोशिश कर रहे हैं कि मखाना को ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में उगाया जाए। क्वालिटी वही रहेगी सर? हाँ, क्वालिटी वही रहेगी। क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। क्वालिटी वाइज चाहे तालाब का मखाना हो,
चाहे खेत का मखाना हो, उसमें क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरी बात, समस्या जो है किसान की कम हो जाएगी खेत में। 1.5 फुट पानी में तो आदमी कभी कभी खड़ा भी हो जाता है, बैठ करके निकाल लेता है, सांस ले लेता है और ज्यादा बीज निकाल पाता है। अगर तालाब में मखाना है, अगर मान लो 100 क्विंटल मखाना पैदा हुआ एक तालाब में, तो वो करीब 50-60 क्विंटल ही निकाल पाता है, मैक्सिमम 70 क्विंटल। 30 क्विंटल बीज पड़ा रह जाता है, सारा बीज निकालने में बहुत मुश्किल आती है। इसलिए खेतों में मखाना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकता है कि किसान भाई 1.5 फुट पानी में आसान से 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी करके वो निकालता है। इसीलिए बिहार में जो सैनी लोग हैं, जब मखाना निकालने जाते हैं किसी खेत में ठेके पे, वो कहते हैं कि पहली बारी जो मखाना निकालूंगा तो 17 रुपये किलो निकालूंगा, दूसरी बारी मखाना निकालूंगा तो 25 रुपये किलो निकालूंगा, और तीसरी बारी मखाना उसी खेत में निकालूंगा तो 30 से 35 रुपये लूंगा, क्योंकि मात्रा जो बीज की बार बार कम होती है। जब कम मात्रा बीज में खेत की होगी तो उसको ज्यादा समय लगेगा। पहले 1 घंटा निकालने में लगता है मान लो 1 किलो, तो तीसरी बारी जो है उसको 2 घंटे लगेंगे। इसलिए पर किलो बीज का जो है चार्जेस जो है बढ़ जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। मैकेनाइजेशन किसानों के लिए बहुत आवश्यक है। 2 तरह के मैकेनाइजेशन, एक तो मखाना का बीज खेत में से निकालना, दूसरा मखाना के बीज से लावा बनाना। इन अगर 2 क्षेत्रों में, 2 अवस्थाओं में अगर मैकेनाइजेशन संभव हो जाता है, जो फार्मर्स फ्रेंडली होना चाहिए, जो इकोनॉमिकल होना चाहिए और उसमें एनर्जी कम लगनी चाहिए। जो मशीन सिफेट ने लुधियाना ने बनाई थी, जिसको पॉपिंग मशीन कहते हैं, उसमें हाई एनर्जी लेवल रिक्वायरमेंट होता है। वो तो महंगी थी ना सर, शायद बहुत नहीं महंगी थी, 4-5 लाख की थी। वो अफोर्डेबल नहीं है सर। मेरे मखाना किसान वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कर सकते हैं। नहीं, देखिए सुनिए, जब मखाना बोर्ड स्थापित हो जाएगा तो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लस्टर बनाए जाएंगे, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जाएंगी, फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाए जाएंगे। उनको कस्टम बेसिस पर, आज आपको पता होगा उपाध्याय जी, जब हम ड्रोन की बात करते हैं तो किसान जो है ड्रोन का यूज करते हैं कस्टम बेसिस पे। 500 रुपए 1 किले के लिए वो चार्जेस देता है इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए। तो कस्टम बेसिस पे मशीन उपलब्ध हो सकती है, सब्सिडी उस पर मिल सकती है। क्लस्टर्स, एक ब्लॉक में एक क्लस्टर्स है, सारे किसान जो मखाना ग्रो करते हैं वो एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे, वो एक मशीन परचेज करेंगे, उसमें सब किसानों को वो मशीन काम करेगी। तो क्लस्टर बेसिस पे मशीन की जा सकती है। उसकी कीमत जो है, अगर पॉपिंग मशीन अकेले की बात करें तो 4 से 5 लाख की मशीन वो हमारे मंत्रालय ने स्टार्टिंग में दी थी जब लुधियाना में ये डेवलप हुई थी। उसके साथ कुछ समस्याएं हैं, जैसे 3 फेस पावर चाहिए, तो वो हर किसान उपलब्ध अफोर्ड नहीं कर सकता। रेंट पे मिलेगी वो मशीन? हाँ, रेंट पे कस्टमाइज बेसिस पे मिल सकती है। अच्छा। ऐसा सिस्टम अगर बोर्ड बन जाएगा अभी तो नहीं मिलती, अभी नहीं मिलती, मतलब अभी वो मशीन काम की नहीं है, मतलब नहीं मशीन काम की है। हाँ। लेकिन उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, एक किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स की बननी चाहिए। मैं तभी तो कहता हूं फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए। वो तभी संभव होगी जब बोर्ड स्थापित हो जाएगा। तो क्या एफपीओ अभी इस ओर काम नहीं कर रहे हैं? एफपीओ क्या है कि उसके अंदर अगर गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करेगी, कुछ रेगुलेट करेगी, तो वो काफी समय तक चलेंगे। एफपीओ तो है ही इसीलिए ना, सरकार के और किसान के बीच की दूरियों को कम करें और वो बताएं जो जो उनकी दिक्कतें हैं। एफपीओ क्या इस दिशा में सही काम नहीं करते हैं? नहीं, एफपीओ जो है, आपका अनुभव क्या है सर? आपने तो डील किया है पूरा मखाना। हाँ, बिल्कुल किया है। जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है वो सर्टेन रूल्स के हिसाब से चलती है। उनको अगर उनका इनिशिएटिव है कि पॉपिंग मशीन परचेज की जाए, ग्रेडर परचेज की जाए, सर, और सर 2 बातें कह के 4 बातें अब छुपाते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? बिल्कुल बताइए ना सर, क्या था अनुभव? बता दीजिए, हम चर्चा ही खुले मन से करते हैं सर। जो दिक्कतें आपने झेली हो बता दीजिए, आप ये दिक्कतें, तभी समाधान होगा। देखिए, रफूगिरी से सर काम नहीं चलता है। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जब बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या ब्लॉक लेवल पर है, उसके नॉर्म्स होते हैं। वो उनको अगर वो इकट्ठे होकर के रजिस्टर्ड करके फार्मर्स प्रोड्यूसर, अगर है ना सर, ये अगर ही बहुत खतरनाक है। जो हम अगर लगा देते हैं ना, इस अगर कोई मिटाने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये अगर जब खत्म होगा तभी चीजें डगर पे आएंगी। आप मेरे साथ रहिएगा सर। राजीव रंजन मेरे साथ, मखाना किसान है, स्काइप से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, असल में जितनी चर्चा यहाँ हो रही है एफपीओ की भूमिका को लेके, मशीनीकरण को लेके, और भाई अभियांत्रिकी स्तर पे हमको बहुत सुदृढ़ करना है,
एक आम किसान क्या ये सारी चीजें समझ पाता है? तालाब से निकल के ये सारी बातें, ये सारा मैकेनिज्म वो समझ पाता है? जी सर, अभी आप बोल रहे थे एफपीओ के बारे में, तो प्रधानमंत्री जी का जो अभी रिसेंटली एक मिशन है 10,000 एफपीओ बनाने का, तो हम भी उसी के एक बनाए हुए एफपीओ हैं। अच्छा। और 2023 में हमने एफपीओ बनाया और उसके बाद निरंतर उस पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ 2700 किसान मनीगाछी ब्लॉक के जुड़े हुए हैं और हम जितनी बात अभी आप कर रहे थे वो सारे मिनिस्ट्री के तरफ से ऑलरेडी प्रोसीड्योर में आ गया है, जो मैं मखाना एक्सक्लूसिव क्लस्टर बना रहा हूं। और उसमें जो चीजें हैं, ये सर जो बता रहे थे, ये सारी कठिनाइयां हैं और इसी को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि हर लोग खरीद नहीं सकते हैं मशीन, तो क्लस्टर बेसिस पे हम जो है अलग अलग गांव में 2000-3000 किसान के बीच एक राजीव, क्या किसानों को ये पता है कि ऐसी मशीनें हैं जो उनकी इस समस्या का निदान कर सकती है? पहले तो मुझे अवेयरनेस लेवल पे समझाइए, किसान जागरूक है कि कुछ ऐसी व्यवस्था भी है? हाँ सर, आप जो अभी बोल रहे थे, आप जैसे मखाना अनुसंधान केंद्र आए होंगे तो देखेंगे वहां पर सारी तरीका का मशीन लगाया गया है। उसका रीजन ही है, जो वहां पर टाइम टू टाइम किसान को बुलाया जाता है, फिर वो जाते हैं और एक समूह बनाकर वो उस मशीन को परचेज करते हैं। हम इसमें बिहार सरकार का योगदान बताएंगे। बिहार सरकार भी अभी क्या की है, सबसे जो कठिन काम होता था मखाना निकालने के बाद मखाना कूटने का, तो उन्होंने अभी करीब आपको 3000 मशीनें किसानों को दिया है सब्सिडी रेट पे मखाना लावा बनाने का। वो छोटी मशीन है, पोर्टेबल है, बट वो इंडस्ट्री के लिए नहीं है, तो उसको छोटा काम करने के लिए जो हाँ आप कर सकते हैं 5-7 आदमी मिलके। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी अपेडा है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, उनको आदरणीय कृषि मंत्री के संरक्षण में और मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये बोला गया है जो इनको अपलिफ्ट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें। तो मैं आपको बताऊंगा, दरभंगा एक पकड़ के चलते हैं, पूर्णिया पकड़ के चलते हैं, तो इस सब में कुछ एफपीओ भी बन गई है। अमूमन अगर देखेंगे तो 15-20 मखाना के ऊपर में एफपीओ बना है और हर एफपीओ कुछ ना कुछ काम कर रहा है। हम भी उसमें एक अग्रणी रूप में काम कर रहे हैं। हम भी किसानों को एजुकेट कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, हम उनको कैसे, जैसे अभी परसों ही हमने ड्रोन से स्प्रे करवाया है, 1500 हेक्टेयर मखाना हमारा लगा हुआ है उसमें। तो ये सब चीजें जो आप सर देख रहे हैं, स्लोली एंड स्लोली किसानों के पास आ रही है और अलग अलग जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो और भी पब्लिक है, एनजीओ हैं, उनके माध्यम से ये बहुत ही आप एक बोल सकते हैं रिवर्सनरी वे में ग्राउंड पे आ रही है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए राजीव। मेरे साथ डॉक्टर सतीश भी हैं स्टूडियो में। तो डॉक्टर सतीश, वैज्ञानिक तकनीकों को आम किसान तक पहुंचाने के लिए व्यवहारिक रूप में, क्योंकि आप तो ग्राउंड में काम करते हैं सर, कितने बड़े चैलेंजेस आपको लगता है जिनको सॉर्ट करने में थोड़ा सा समय अभी और लगेगा? देखिए, वैज्ञानिक खोज को किसानों तक पहुंचाने के लिए पहले से ही कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR एक संस्थान है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत पूरे देश में ढेर सारे संस्थान और विश्वविद्यालय, जो कृषि विश्वविद्यालय हर एक राज्य में, उन सब के नेटवर्किंग के साथ में फिर एक कृषि विज्ञान केंद्र, ये सब राज्य सरकारों के जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स हैं जी, उनके सहयोग से एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग से इस कार्य को कर रहे हैं। अब ये है कि इसको और तेजी से अधिक गति दी जाए, उसके लिए भी कार्य हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई डेटा है सर हमारे पास कि इस कार्य का इतना रिजल्ट इतने समय में आया, कोई आंकड़ा है सर हमारे पास? ऐसा आंकड़ा एक विशेष नहीं होता है, वो या तो राज्य के लेवल पे होगा या विश्वविद्यालय स्तर पर होगा। नहीं सर, हम अगर इतने मुतमईन होके और इतने कॉन्फिडेंटली अगर कहते हैं कि ये इतने समय से चला आ रहा है, तो मेरे पास वो आंकड़ा भी होना चाहिए अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ इस आंकड़े का, प्लीज। जैसे मैं 2015 से बिहार राज्य में मखाना के कलेक्शन के लिए प्रति वर्ष जा रहा हूँ जी, 2020 तक जी। तो वहाँ जाकर किसानों से मुलाकात की, एफपीओस के जो है या छोटे क्लस्टर्स हैं या और ग्रुप्स हैं, उनसे मुलाकात की, उनके खेत में जाके मखाना निकाला, संग्रहण किया। उसके बाद उसको जहाँ पर ये मखाना का प्रसंस्करण होता है, इसका लावा निकलता है, उसे फोड़ी बोलते हैं बिहार में, तो वो
कई जगह पे उन फौड़ी में मैंने विजिट किया है, मखाना का लावा कैसे बनता है वो समस्याएं मैंने रूबरू अपनी आंखों से देखी हैं। अच्छा। 2015 से ही जो मैं बिहार में जो विश्वविद्यालय है साबोर में, उसका एक कृषि विद्यालय है पूर्णिया में। अच्छा। भोला पासवान शास्त्री, तो उनके सहयोग से मैं ये मखाना पे काम कर रहा हूँ। वहाँ पर जैसे मैंने बताया डॉक्टर अनिल कुमार हैं, डॉक्टर पारसनाथ है, डॉक्टर पंकज कुमार है, इन सब ने उस समय सोचा 2015-16 में कि क्यों नहीं मखाना को भी एक जीआई टैग दिया जाए। इन लोगों ने किसानों का जो छोटे छोटे क्लस्टर्स थे या छोटे छोटे उनके ग्रुप थे, उन सब को मिलाकर एक बड़ा संघ बनाया। अच्छा। उस किसान संघ के माध्यम से एप्लीकेशन देनी पड़ती है जीआई टैग, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ अप्लाई करना पड़ता है जीआई टैग के लिए। और केवल अप्लाई करने से नहीं होता, उसके लिए सबूत जुटाने पड़ते हैं कि मखाना बिहार में ही क्यों, या मखाना का नाम मिथिला मखाना ही क्यों। तो मिथिलांचल में सहस्त्रों सालों पुराना या पौराणिक ग्रंथों में उसके सबूत ढूंढे कि मखाना तब भी था जब भी था, इसकी इतनी महत्ता थी। वो सब इन वैज्ञानिकों ने करके किसानों को दिया, कुछ किसानों से पूछा जो पुराने किसान थे या किसी के पास कोई ग्रंथ अवेलेबल था। वो सब मेहनत के बाद 2022 में, जैसे राजीव रंजन जी ने कहा था, 2022 में मिथिला मखाना के नाम से मखाना को जीआई टैग मिला। तो मेरी खुशकिस्मती ये रही कि इतने साल मखाना में काम करने के बाद मुझे उस कमेटी का एक मेंबर भी नियुक्त किया गया था जिसमें जीआई टैग इसको दिया गया। अच्छा। तो मैं ठीक से मखाना के बिहार के लिए उसके एडवोकेसी कर सका। तो जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं तो हमें चीज़ों का कॉन्फिडेंस आता है। ग्राउंड लेवल पे हम किसान से लेकर वैज्ञानिक तक और कृषि विज्ञान केंद्र से लेकर विश्वविद्यालय तक हर एक व्यक्ति से मुलाकात करते हैं। मात्र रिसर्च ही अपने आप में सब कुछ नहीं है, वह रिसर्च किसानों तक पहुंचे, किसान उसे अप्लाई करे, एग्जीक्यूट करे, और तब उसका जो फलीभूत होता है तो उसमें जो एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा सवाल वही था सर। हाँ। आपने इतनी बातें बता दी लेकिन वो बात रह गई। हाँ, वो एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, जिसको आप बोल रहे थे कि इतने सालों से सुचारू रूप से हो रहा है, उसका एग्जीक्यूशन का रिजल्ट मैं समझना चाह रहा हूं। उसका रिजल्ट में एक बहुत मोटा एग्जाम्पल, बहुत बड़े स्तर का एग्जाम्पल देता हूँ। 1966, 67, 68 से पहले हम खाद्यान्न बाहर से इंपोर्ट करते थे। ठीक है। भूखमरी की स्थिति थी। लेकिन जब हरित क्रांति आई तो वह हरित क्रांति कृषि महाविद्यालय, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनके नेटवर्किंग से उस हरित क्रांति के जो जीनोटाइप्स थे उन पे काम हुआ। और उस काम होने के बाद फिर हरित क्रांति के बाद में दलहन, तिलहन, दूध, मछली, अंडा, इन सब में ऐसी क्रांति आई कि अब हम बहुत सारी चीजें निर्यात करते हैं। अच्छा। तो वह इसी का नतीजा है कि ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब ये है कि मखाना का बोर्ड बना है, तो हम अगर मखाना पे ही फोकस करें तो मखाना बोर्ड बनने के बाद से जो कार्य ऑलरेडी चल रहे थे, या कहीं हम ऐसा नहीं कह सकते कि सब जगह धीमी गति से या सब जगह तेज गति से, ये हर जगह की अपनी अपनी समस्या और समाधान के साथ ये काम होते हैं। ठीक है। या आज हम सोचे कि तुरंत ही कुछ एग्जीक्यूट करना है। पासिंग मार्क्स हैं कि नहीं है सर? कुल मिला के बताइए, पासिंग मार्क्स हैं कि नहीं? मेरिटोरियस मार्क्स हैं, मेरिट के मार्क्स हैं। पासिंग मार्क्स के बाद तो बहुत दूर की बात है। और इसमें एक अकेला वैज्ञानिक नहीं है, उसके साथ में किसानों का संघ है, हमारे विश्वविद्यालय हैं, उनके वैज्ञानिक हैं, उनके टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है सर, आपको पॉइंट में समझ गया हूँ। खालिद भाई भी मेरे साथ है। तो खालिद जी, असल में एक रिसर्च का सामने आना, कुछ जानकारियों को सामने आना, फिर उन जानकारियों का नीति निर्माताओं तक पहुंचना, और फिर उसका ग्राउंड लेवल पे सही एग्जीक्यूशन होना, अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है। और अगर ऐसा चल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं, कम से कम मखाना को लेकर? देखिए, अभी जो जितना मखाना को मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ और जान रहा हूँ, तो पिछले 5 सालों में ये रास्ता जो आपने कहा ना, अभी बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। अभी इसी साल की अगर बात करें तो जो किसान वहाँ के जो मखाना के हैं, उनको इस बार उनको कीमत भी अच्छी मिली है। जो सरकारी कीमत जो मतलब निचले 2700 से लेकर आपको ऊपर 35,000 तक, मतलब 27,000 से 35,000 तक कुंटल खुला है। तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और एक जो हम बात करें कि सैनी समाज ही मखाना को करते थे, अब वहाँ से निकल के भी मखाना जो है ना, दूसरे लोग भी अब करना शुरू किए हैं। और कई ऐसे, मतलब अब मैं आपसे कह दूं कि प्रगतिशील किसान कह लीजिए, जो कि पढ़े लिखे लोग उस तरह से आए हैं कि अब उनको खेती की तरफ जाना है और मखाना उगाना है, जिस तरह से लोकल से ग्लोबल मखाना हो रहा है। और अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि
लोगों के अंदर अब इच्छा शक्ति हुई क्योंकि किसी ने बताया, ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस चीज़ों को बार बार जिक्र किया। तो जब ये जिक्र हुई तो पहले ऐसा लगता था कि इच्छा शक्ति ही नहीं है। अब किसी के अंदर, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे लोगों की तरफ से हो, तो सरकार ने बताया कि चीज़ें बढ़ सकती है, प्रमोशन मिला कि आप किस तरह से इसको बढ़ाएंगे। साइंटिस्टों को कहा गया कि आप बताइए इन चीज़ों को जाकर। केंद्रीय कृषि मंत्री वहाँ पहुँचे, वो जाके तालाब में गए, उन्होंने दिखाया कि हाँ भाई, उससे क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें जो है ना, इच्छा वो बढ़ती है ताकि आप उन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। इससे पहले अभी ज़र वहाँ पे रहे हैं, देखा होगा कि होता क्या है कि जो किसान है वो जब बीज डालते हैं तभी बिचौलिया आ गए, उन्होंने पहले ही पैसा दे दिया और उनकी भी मजबूरी है कि पैसे नहीं है, क्या करेंगे, पैसे ले लेंगे, ठीक है। बाद में चीज़ें आई तो बड़े इसमें निकली। अब जैसे उनकी मजदूरी की बात हुई तो जब उसमें मखाना ज़्यादा निकल रहा है, नीचे से उठा रहे हैं, उस वक्त उनको मजदूरी कम मिल रही है। बाद में कम होता है, जब कम निकलता है तो फिर मजदूरी जो है उसको बढ़ाई जाती है कि तुम ज़्यादा निकालो। तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी कोई ना कोई चीज़ें तैयार होनी चाहिए मखाना बोर्ड में कि ऐसे लोगों के लिए क्या होगा कि भाई फर्स्ट डे से अगर जब तक मशीन नहीं आ जाता है कि हम मखाना इकट्ठा करें, तब तक क्या होगा कि उनको क्या पूरी मजदूरी मिलेगी। पहले दिन जो मजदूरी है 7वें दिन भी वही रहेगी या जैसे चल रहा है वैसे रहेगा। ये सारी चीजें आज भी वो लोग चाह रहे हैं किसान कि ये सब चीजें क्लियर हो धीरे धीरे। बिल्कुल, और ये सारी बिखरी हुई चीजों को समेटने का नाम ही मखाना बोर्ड है, जिससे हम ढेर सारी उम्मीद लगाकर बैठे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद मखाना के भविष्य को आंकने की कोशिश करेंगे। रहिएगा आप मेरे साथ, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आप सच के साथ देख रहे हैं और सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए। बात आज मखाना की है, मखाना बोर्ड की है, सरकार की कोशिशों की और किसान की हैसियत की है, जो अब मखाना से और ज्यादा उन्नत और बड़ी होती जा रही है। यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास सामान लगातार मेरे साथ डॉक्टर राजवीर मेरे साथ है। तो डॉक्टर राजवीर, अगर अनुसंधानों की बात करें तो मखाना के बीज की उन्नत किस्मों को लेकर अभी तक के अनुसंधान क्या कहते हैं? उनमें किस तरह की सुधार की जरूरत है या कुछ नए अनुसंधानों की तरफ हमको बढ़ना होगा, एक बड़े प्रयोग की तरफ बढ़ना होगा? देखिए, जैसे आपने कहा अनुसंधान जी, अनुसंधान एक समय सीमा में नहीं होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे मखाना अनुसंधान केंद्र की बात हम करें, 2002 में ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद से ही निरंतर लगातार ये प्रयास किए गए कि मखाना के अंदर कोई भी नोटिफाइड वैरायटी नहीं थी, प्रजाति नहीं थी। तो उस पर काफ़ी काम किया गया। जहाँ जहाँ मखाना उगता था वहाँ से जीनोटाइप्स इकट्ठे किए गए, उनको दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र में उगाया गया जी। उनका आकलन किया गया कि कौन सा बीज उत्तम है, कौन सा बीज ज़्यादा पैदावार दे रहा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है और कितने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उत्पादन हो सकता है।
तो उन जीनोटाइप्स के हिसाब से सिलेक्शन किया गया और 2014-15 के अंदर एक वैरायटी मखाना अनुसंधान केंद्र ने रिलीज की जिसका नाम था स्वर्ण वैदई। ये विश्व की प्रथम प्रजाति थी जो मखाना अनुसंधान केंद्र ने विकसित की और नोटिफाइड की। इस वैरायटी से किसानों को क्या हुआ, उस वैरायटी से प्रयोग करने से किसान खेतों में मखाना लगाने लगे और जो तालाब में पैदावार थी, जो जैसा बीज उनको बेचारों को मिलता था वो लगा देते थे, उससे 15 क्विंटल 16 क्विंटल 1 हेक्टर में पैदावार होती थी अगर तालाब 1 हेक्टर का है तो। उसी से वैरायटी डेवलप होने से 25-26 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से खेतों में किसान जो अपना बीज पैदा करने लग गया। दूसरी बात, जैसे जैसे प्रजाति डेवलप हुई उसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डेवलप की, उसमें कितना खाद चाहिए, किस टाइम पे नर्सरी लगानी है, किस टाइम पे नर्सरी से पौध खेत में लगानी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, कीड़ों का प्रकोप को कैसे रोकना है, खरपतवार को नियंत्रण कैसे करना है और मखाना किस टाइम मैच्योर होगा। उसके बाद एक खेत के अंदर देखिए, तालाब में तो हम मखाना लगा सकते हैं, मछली भी ले सकते हैं, लेकिन हम दूसरी फसल नहीं ले सकते। लेकिन खेत के अंदर जब मखाना उगाया जाएगा, मार्च में उसकी रुपाई होगी, अगस्त में खेत खाली हो जाएगा, उसी पानी में हम सिंघाड़ा लगा देंगे। सिंघाड़ा लगाने के बाद अगर किसान उस पानी को निकाल दे तो लेट वैरायटी वीट की भी लगाई जा सकती है। और दूसरी बात, अगर सिंघाड़ा नहीं लगाए तो लेट वैरायटी धान की भी लगाई जा सकती है उसी पानी के अंदर। अच्छा। तो एक खेत में 3 फसल ले सकते हैं, मखाना और सिंघाड़ा और गेहूं। तो ये तीनों फसल ले सकते हैं, या मखाना बरसम। तो कई तरीके से क्रॉपिंग सिस्टम मोड में मखाना किसान उगा सकते हैं, तो एक खेत से वो काफी आमदनी पैदा कर सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि जो किसान भाई जो है आज इतनी हमारी इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि 1 हेक्टर से हम कितनी क्रॉप लेते हैं, उसका प्रति हेक्टर कितना उसका हम अपनी पैदावार को बढ़ाते हैं और उससे किसान की लेकिन डॉक्टर राजवीर, बिहार की मिट्टी या पानी, उसकी तासीर, खासकर दरभंगा मिथिलांचल की बात करें या पूर्वी भारत की बात करें, तो यहाँ की मिट्टी पानी की तासीर क्या मखाना के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है बनिस्बत दूसरे हिस्सों के? देखिए, बिहार के अंदर पानी काफी इकट्ठा होता है तालाबों में और बारिश काफी होती है। बाढ़, जैसे आप सभी पैनलिस्ट ने बताया कि पानी काफी, कोसी का जो है डॉक्टर साहब ने बताया, कोसी का पानी आता है, जब बाढ़ आती है तो काफी तालाबों में पानी भर जाता है। तो तालाबों को ज्यादा होने से मखाना के लिए नॉर्थ बिहार, विशेषकर दरभंगा है, मधुबनी है, सहरसा है, सुपौल है, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, ये डिस्ट्रिक्ट्स बहुत नॉर्थ बिहार की, उत्तर बिहार की जो है काफी सूटेबल है मखाना के लिए। लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मखाना देश के दूसरे क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता। जब मैं अध्यक्ष था वहाँ मखाना अनुसंधान केंद्र का, तो हमने जो वैरायटी प्रजाति जो स्वर्ण वैदी थी उसका सीड्स मल्टी स्टेट्स में भेजा। इवन छत्तीसगढ़ में भी धमतरी के अंदर, धमतरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हमने मखाना उगाया, वहाँ किसानों को प्रशिक्षित किया। वहाँ बिहार के किसान, बिहार के जो सैनी समाज के जो लोग थे, जो मखाना फोड़ते थे, जो मखाना निकालने में कुशल थे, उनको हमने ग्रुप में भेजा कि भाई वहाँ जाइए, वहाँ के लोगों को ट्रेंड कीजिए, जिससे वो लोग अगले साल खुद करें। इसी तरीके से मणिपुर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो इन क्षेत्रों में, इवन यूपी के कुछ क्षेत्र जैसे सीतापुर है, शाहजहाँपुर है, वाराणसी, कुछ क्षेत्रों में हमने मखाना का बीज भेजा और लोगों ने मखाना लगाया और वहां मखाना का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। और मखाना बोर्ड के गठन के बाद सबसे पहला काम जो है ये होना चाहिए कि मखाना का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। भाई मखाना हमारे पास ज्यादा होगा तभी तो दाम कम होंगे, तभी तो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो मखाना का क्षेत्रफल बढ़ाना है और जिस क्षेत्र में मखाना होता है उसमें उत्पादकता बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर। वो कैसे संभव होगी? किसानों को ट्रेन किया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है। और जो है मखाना पे जो जीएसटी लगता है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, जिससे मखाना के किसानों को प्रोत्साहन मिले, उनको ज्यादा मखाना उगाने के लिए। क्या मखाना को एमएसपी के भी दायरे में लाना होगा? हाँ बिल्कुल। मखाना को देखिए, मखाना का कई ग्रेडिंग्स है। अगर मखाना छोटे साइज का है उसका दाम कम मिलेगा, जिसको कहते हैं थुर्री, मुर्रा और लावा, ये 3 कैटेगरी हैं। इनका क्लासिफिकेशन साइज के बेस पे है। अगर
9 mm से छोटा मखाना है तो उसको थुर्री बोलते हैं, अगर 12 से ऊपर का है तो उसको लावा बोलते हैं, अगर 12 mm से ऊपर का लावा है वो अच्छी क्वालिटी का है, उसका दाम अच्छा मिलता है। ठीक है, तो ये सब तो चीजें मखाना बोर्ड बनने के बाद कई दिक्कतें जो आपने फेस की, आपको लगता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आप मेरे साथ, ठीक है सर। राजीव रंजन बिहार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, लगातार हम कह रहे हैं भाई आमदनी बढ़े, डबल नहीं हो, ट्रिपल हो, 4 टाइम्स हो, लेकिन इस आमदनी के साथ बाजार की ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी वजह है। क्या बाजार में वो पारदर्शिता हम उम्मीद कर सकते हैं जो किसान को कुछ और ना बताया जाए, बिचौलिया कुछ और ना समझाया जाए, बाजार में कुछ और ना जाए और किसान की जेब में कुछ और ना आए? इतने झोल हैं ये पैसे को लेके, ये खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल सर, खत्म हो जाएंगे बोर्ड बनने से। बोर्ड बनने से सबसे पहला चीज ये होगा जो एमएसपी डिफाइन होगा, क्योंकि ये पूरा अनऑर्गेनाइज्ड एक मार्केट है। और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जैसे आप पहले भी देखे हैं, चाहे किसी भी इसको ले लीजिए, फसल को ले लीजिए, गेहूं, धान, इसमें भी ये चीज होते थे प्रॉब्लम। लेकिन जब से एमएसपी आ गया तो एटलीस्ट एक जो बोल सकते हैं पारदर्शिता आने लगी किसान के बीच में भी और मंडी के बीच में। वही चीज मखाना के साथ भी होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, जो बिचौलिए आते हैं वो 10 रुपए के लिए कभी उनको तोड़ मोड़ करते हैं, तो कभी सस्ता मिलता है, कभी वही चीज महंगा मिलता है। ठीक बात है। तो सबसे बड़ा चीज जो आप बोले, जो एमएसपी इस पे लागू होना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा चीज, जैसे अभी साहब बोल रहे थे, जो जीएसटी और भी अलग टैक्सेस जो हैं बाहर, वो इसको सुचारू रूप से इस पे बनाया जाए, इसका एक क्लॉज बनाया जाए, उसके अंदर डाला जाए। तीसरा एक चीज मैं और आपको यहाँ पर आकर्षित करूंगा आपका ध्यान, ये है जो किसान और सरकार के बीच में एक समन्वय बनाना जरूरी है। इसको चाहे वो नोडल एजेंसी कुछ भी बने, जो इनको जो कठिनाइयां आ रही है उसको ग्राउंड पे तो रिड्रेसल हो रहा है, उसको प्रॉपर वे से रिड्रेसल करने के लिए एफपीओ की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता इसमें होनी जरूरी है सर। तो इसके माध्यम से ये होगा जो किसान और सरकार के बीच में एफपीओ को रख के इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीका से सुचारू किया जा सकता है। एमएसपी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, एक्सपोर्ट की भी क्वालिटी को मेंटेन की जा सकती है। अकाउंटेबिलिटी जो हम बोलते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी तब आएगी इसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में ले जाने के लिए। तो ठीक है, तो ये कई सारी चीजें हैं जिनके दुरुस्त होने की उम्मीद हम कर रहे हैं अगर मखाना बोर्ड बन जाता है। तो आप मेरे साथ रहिएगा सर। डॉक्टर सतीश मेरे साथ जुड़े हैं। तो डॉक्टर सतीश, इतनी चर्चा के बाद अगले 5 वर्ष के हिसाब से अगर हम कोई टाइम फ्रेम तय करें, मखाना की तस्वीर क्या देख पा रहे हैं आप? भविष्य मखाना का उतना ही उज्जवल है जितना उज्जवल मखाना अपने आप में है। उसके कई कारण तो हमारे ध्यान में आते हैं। जो मखाना बोर्ड बनाया है उसका एग्जीक्यूशन किस हिसाब से होगा जी, वो सब चीज़ें तय करेंगी। और जो पीछे एक प्रश्न था, एक बीच में बातचीत आई थी कि अवेयरनेस, किसानों में अवेयरनेस आ रही है, किसानों के साथ साथ जो कंज्यूमर्स हैं, जो मखाना को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, उनमें भी अवेयरनेस आ रही है। तो जब अवेयरनेस आएगी, उस मखाना का यूटिलाइजेशन या उसका खान पान में उसका परसेंटेज बढ़ेगा, तो एक प्रकार से मखाना की क्रांति पूरे देश में आएगी। पहले केवल त्यौहार पे ही मखाना, खासकर अगर बात करूँ मैं उत्तरी भारत की या उत्तरी पश्चिमी भारत के राज्यों की, तो त्यौहार पे या शादियों में मखाना देखने को मिलता था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मखाना डेली रूटीन में, डाइट में आ गया है। तो आज खाया आपने मखाना सर? मैंने आज नहीं खाया, 3 दिन पहले खाया था। 365 में से कितने दिन खा रहे हैं आप? सच बोलना है यहाँ पे सर, सच के साथ है। हाँ, मैं प्रधानमंत्री का मुकाबला तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ खा लेता हूँ कभी कभी जब। राजवीर जी कितना खाते बता रहे हैं सर? डेली अभी 465 मत बोल दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल मैं डेली खाता हूँ, 7 पीस खाता हूँ, 7 पीसेस। अच्छा, सिर्फ डेली खाता हूँ। कौन सा ठुर्री मुर्रा, कौन सा बता रहे थे आप? एमएम कौन सा खाता हूँ सर? लावा खाते हैं। हाँ, तो 7 पीस का क्या रहस्य सर? नहीं, रहस्य ये है कि भाई रूटीन बनता रहे, डेली खाता रहे। अगर एक दिन 15 खा लिया, एक दिन कुछ नहीं खाया, तो मेंटेन किया जाए बैलेंस। महंगा भी है सर। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अच्छा, बोलिए। आप भी पहले ये बताइए कितना खा रहे हैं आप तो बिहार में कितना खा रहे हैं, पहले ये बताइएगा अपनी बात से पहले। हम तो सर डेली खा रहे हैं और 100 ग्राम, 150, 200 ग्राम खा लेते हैं। मौज है आपकी, तो आप मखाने में रह रहे हैं तो खाएंगे ही। ठीक बात है, बताइए क्या कह रहे थे, जल्दी बताइए सर, वाइंड अप करना है मुझे। ये है जो मखाना डेली जो खाने से ये है, जो बहुत सारा जो आपके पास बीमारी है ना, उसको
निगेट किया जा सकता है। हाँ। ये है एक महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल तो बिल्कुल, और diabetes शुगर के ये पेशेंट्स सब को ये control बहुत में खाना रहेगा। चाहिए, मुझे पता है सर इसके बारे में। ठीक है सर, अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ तो सर 20 सेकंड में प्लीज। हाँ सर, आप बता रहे थे मखाना का भविष्य, डॉक्टर हाँ, सतीश प्लीज भविष्य इसका बता दिया मैंने एक ही नटशेल में कि जितना ये अपने आप में उज्जवल है, वैसा ही भविष्य इसका बहुत ज्यादा उज्जवल है। और ये सारा नीति निर्धारकों पे और हमारी पॉलिसीज पे और प्लानिंग पे निर्भर करता है। ठीक है खालिद जी, असल में नई चीजें आती रहती हैं, सरकार भी कोशिशें करती है, वैज्ञानिक भी कोशिश करते हैं, लेकिन किसान क्या उतनी शिद्दत के साथ उन्हें अडॉप्ट करने के लिए भी तैयार रहता है? परंपरागत चीजें जो चली आती हैं उससे शिफ्ट करने में किसानों को बहुत समय लगता है। क्या हम वो विश्वास उनमें नहीं जगा पा रहे हैं? ये किसान भी कई बार उदासीन है, या फिर पिछली सरकारों के इतने गड्ढे हैं, उसको पता है कि भाई कुछ नहीं होता है, सब कागजी है, इसलिए वो विश्वास पैदा नहीं हो पाता? बदलते भारत की बदलती तस्वीर को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्या ऐसा है? एग्जैक्टली यही कह रहा था मैं कि पहले लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो पिछली सरकार की बात कर ले अगर, तो वही मैं समझना चाह रहा था कि इच्छा शक्ति की उनमें कमी थी। अब जब प्रधानमंत्री ने बार बार इस चीज़ों को, खासतौर से मखाना की हम बात यहाँ कर रहे हैं, तो कहा है, तो अब उनका भी देखिए, जो भी काम कर रहे हैं ना, तो उनका भी जब पीएम कुछ कहने लगे, देश का मुखिया कुछ कह रहे हैं, तो आपका मनोबल बढ़ता है। सही बात है। तो जो वो जिस तरह से मनोबल उनका बढ़ा है, और मैं बताऊं कि अब वो मखाना व्हाइट गोल्ड है, ठीक है, और जितना मतलब 1 हेक्टेयर में मखाने से जितना प्रॉफिट अब आने वाले दिनों में, या इस साल की बात कर रहे हैं, मतलब 2024 की, तो जितना पैसा उनको मिला है किसानों को जी, किसी और क्रॉप में, कोई और फसल करने में 1 हेक्टेयर में उतना नहीं मिलता। सही बात है। तो इसलिए मखाने का भविष्य, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कि बहुत उज्जवल है, और ये चीज़ें अब किसान भी समझ रहे हैं, वहाँ के बिहार के किसान समझ रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल, अगर हम कैपिटल मखाना के कहें तो दरभंगा और मधुबनी है, तो वहाँ के लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि अब इस तरफ बढ़ा जाए। यही वजह है कि अब बाकी लोग भी ज्यादा तादाद में मखाना की खेती की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो जो चीजें हैं उसको अब ये चाह रहे हैं कि चीजें बेहतर हो। और जाहिर सी बात है कि उम्मीद मखाना बोर्ड पे है कि जब बोर्ड के गठन के बाद चलिए, तो ट्रैक पे चलना शुरू किया है, मंजिल सामने दिखाई दे रही है, अब कितना समय लगेगा थोड़ा इंतजार वगैरह करेंगे, लेकिन भरोसा प्रधानमंत्री पे है कि हमेशा एक मुखिया की छत्र छाया हमारे पूरे देश पे बनी हुई है, और इस उम्मीद पे देश आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतने, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए, थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर खूब मखाना खाइए, सेहत बनाइए, और मंगलवार और गुरुवार को बिना नागा किए जुड़ जाइए 6 बजे, सच के साथ आता है। और थोड़ी देर में, मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ी देर में इस पूरे प्रोग्राम का YouTube लिंक आपके पास होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और फैला देना है, बिल्कुल वायरल कर देना है, और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना है, क्योंकि हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। बहुत शुक्रिया सच के साथ देखने के लिए, नमस्कार।